नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश को नुकसान और खतरे में डालकर सत्ता के मजे लूटने का खेल बीजेपी ने खूब खेला, लेकिन अब उसकी पोल खुलने लगी है। आप जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का कैसा आलम है। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। हताशा में आकर कोई रो रहा है, कोई जूनियर स्टाफ पर गुस्सा उतार रहा है और मोदी अपनी वैश्विक गुरु वाली छवि बनाने में लगे हुए हैं। देश में लोग किस हाल में हैं, इसकी सुध मोदी ने न पहले ली और न ही अब ले रहे हैं। गनीमत यह है कि इस बार संसद में विपक्ष इतना मजबूत है कि मोदी खुलकर मनमानी भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में होने का नुकसान क्या है, ये एक बार फिर देश ने देख लिया। इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस के चलते देश भर में लगातार 5 दिन से उड़ानों के रद्द होने और दूसरी एयरलाइंस के टिकट दामों में बेतहाशा उछाल के बाद अब मोदी सरकार हरकत में आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यानी आज घोषणा की कि सभी प्रभावित रूट्स पर किराया नियंत्रण लागू किया जा रहा है। सरकार ने अब इंडिगो को आज रात तक सबके पैसे चुकता करने और अगले 48 घंटों में सामान वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी एयरलाइनों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वो निर्धारित किराया सीमा का पालन करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि फेयर कैप्स तब तक लागू रहेंगे जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और सवाल यह है कि सरकार को क्या 5 दिन पहले ये जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ होने जा रहा है, और 5 दिन बाद जानकारी मिली कि दूसरी एयरलाइंस ने मनमाने दाम ऑलरेडी कर रखे हैं। क्यों नहीं इस संकट के शुरू होते ही सरकार हरकत में आई? और उससे भी अहम सवाल यह है कि यह संकट क्या अपने आप आया है या इसमें भी अदानी को फायदा पहुंचाने का खेल है? कांग्रेस ने तो यही आरोप लगाया है कि यह सब अदानी के फायदे के लिए किया गया है। एक पोस्ट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है वो आप देख लीजिए, और इस पोस्ट में देखिए कांग्रेस का लिखना है। कांग्रेस कहती है कि यह संयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग है। 27 नवंबर को खबर आई कि अदानी ने भारत के पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी FSTC फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया है। किसने? तो अदानी ने। यह खबर आई 27 नवंबर को। इसके बाद 3 दिन बाद भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसिल होने की खबरें आने लगी थीं। चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या यह जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थीं। बताया जाता था कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा है जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब मांग रहा है। यह बात यहां कांग्रेस लिख रही है कि देश जवाब मांग रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस सवाल का जवाब मोदी सरकार देती है या नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अदानी के संबंधों को यहां उजागर करने की कोशिश की है। इधर एक बड़े व्यवस्थागत संकट के अलावा देश में फिर से सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने की साजिश भी शुरू हो गई है। बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। आप जानते हैं कि 2026 की शुरुआत में ही मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में। और इससे पहले आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। याद दिलाने की यहां जरूरत नहीं है दोस्तों कि आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को नफरत से भरे लोगों ने यानी नफरती लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी। आरएसएस ने बड़ी चालाकी के साथ बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को इस काम के लिए चुना। आप जानते हैं आज 6 तारीख, आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और इसलिए यह दिन जो है कुछ खास हो जाता है। और ऐसे खास दिन में क्या ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात जो हुई और जो किया गया वो क्या सब कुछ सोची समझी साजिश थी? खैर, बहुत कुछ कोर्ट में है अभी भी और बहुत कुछ कोर्ट से बाहर निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, अदालतों की बात कर रहा हूं।
आज भले बीजेपी संविधान और बाबा साहब के नाम की माला जपे, लेकिन उसके दिल में क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल 1992 को किए गए इस अपराध के बाद बीजेपी तो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती गई। मोदी को एक नहीं बल्कि 3-3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, लेकिन देश में ऐसी धार्मिक विभाजन की खाई बना दी गई जिसे भरने में सदियों लग जाएंगी। मोदी ने तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने से लेकर धर्म ध्वजा फहराने तक सारे काम कर लिए, मगर संविधान की ध्वजा फहराए रखने की जिम्मेदारी इसमें आज भी अधूरी रह गई है। बाबरी मस्जिद को तोड़ना सांप्रदायिक नफरत का काम था, अब बंगाल में इसी नफरत को फिर से भड़काने की कोशिश दिख रही है। हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जब कोई मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बना सकता है तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बनवा सकता। बेशक वो मस्जिद बनवाएं, लेकिन आज के दिन उसकी नींव रखना और बाबरी मस्जिद नाम देना बताता है कि मामला धर्म का नहीं बल्कि सियासत का है। वैसे इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी। आपको यह भी बता दूं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था, यही बीते हुए 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर उन्होंने कहा है कि जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है, यह मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। इस तरह की बयानबाजी से दोस्तों समझ आता है कि मामला कुछ और है, तालमेल किनके बीच है यह भी नजर आ रहा है। आप भी समझ सकते हैं। वैसे हुमायूं कबीर का थोड़ा सा उनकी बायोडाटा जो है वो तो जीवन, उनकी जीवनी, उसको राजनीतिक जीवन, उसको समझने की जरूरत है। कौन है हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर का राजनीतिक जीवन कभी एक नाव तो कभी दूसरी नाव पर पैर रखते हुए बीता है। उनका करियर जो है, सियासी करियर की शुरुआत उनकी हुई है कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद टीएमसी में गए, कांग्रेस से वो निकाले गए, फिर टीएमसी चले गए, टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित होते हैं, फिर वो 2019 में बीजेपी में चले जाते हैं, 2018 में जाते हैं। 2019 में हुमायूं कबीर बीजेपी से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। सामने रहता है टीएमसी का कैंडिडेट, लोकसभा चुनाव वो हार जाते हैं और हारने के बाद फिर 6 साल पूरे होते हैं और हुमायूं कबीर आ जाते हैं टीएमसी में। टीएमसी में वो फिर से आते हैं, टीएमसी का निष्कासन उनका खत्म हो जाता है, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। टीएमसी ने पहले भी उनका निष्कासन किया था और अब फिर से वो निलंबित हैं। ममता बनर्जी को इस दौर में काफी संभलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। खैर, बंगाल चुनाव आते आते वहां के सियासी मैदान में और कितने खेल होंगे ये तो देखना होगा दोस्तों, लेकिन इन सियासी खेलों में संविधान दांव पर न लगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और आज राहुल गांधी ने जो कहा है उसको सुनना यहां जरूरी है। संविधान की बात, और ये जो विजुअल देख रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा साउंड के साथ देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। आप देखिए चर्चा किसके हाथ में, हाथ किसके है। यहां केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, उनसे मिलने के बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, पत्रकारों से के सवालों का जवाब देते हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं, ये जवाब देते हैं। सुनिए शुरुआत से। सर, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आइकॉन है अम्बेडकर जी, थोड़ा पीछे और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। सर, लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं सर। आपने अम्बेडकर जी के बारे में पूछा सर, आज आप सर संविधान खतरे में, आप खुद बताते हैं खतरे में है, और आज बाबा साहब का ही संविधान खतरे में है। उसके लिए आप बाबा साहब का संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक भी। थैंक यू।
तो बाबा साहब के संविधान की रक्षा हम करते हैं, देश के नागरिक करते हैं, ये बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आज संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू जो पहले बाहर होती थी अब उसको पीछे ले जाकर रख दिया गया है और वहीं पर माल्यार्पण के लिए आज मौजूद थे। राहुल गांधी भी थे, केंद्रीय संसदीय मंत्री, और एक तस्वीर और आई जहां प्रधानमंत्री और राहुल गांधी आमने सामने नजर आए, लेकिन बातचीत नहीं हुई, मुलाकात हुई, बात नहीं हुई। और ये तब जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं और अपनी बातें रखते तो हैं ही, लेकिन पिछले 2 दिनों से और भी ये दोनों नेता चर्चा में इसलिए आए क्योंकि पुतिन साहब आए और उनसे मिलने नेता प्रतिपक्ष, दोनों नेता प्रतिपक्षों को नहीं दिया गया मिलने, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे वो राहुल गांधी हों। और आखिर ऐसा क्यों है, इस पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो इसी संविधान के तहत देश में चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग पर उंगलियां एसआईआर को लेकर भी उठ रही हैं और उस मसले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आज के दिन, सुनिए जरा। बोलो जल्दी दावा। एसआईआर को लेकर दुनिया चल रही है और देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तो बनाने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की कि वोट काटा जाए और वोट काटने का एसआईआर हो रहा है। ये एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज को अगर आधार के माध्यम से किया जाता तो शायद लोगों को इतना भटकना ना पड़ता, कागज न ढूंढने पड़ते, क्योंकि आधार में जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार ने ही ली है और सरकार ने ही हाथों के अंगूठे उंगलियों के प्रिंट लिए हैं, हाथों का प्रिंट लिया। तो संविधान की बात और संविधान के तहत ही चुनाव में भी जो धांधली हो रही है, इन सब की चिंता, संविधान बचाने की चिंता, ये सारी बातें यहां पे हैं। और इन सब के बीच आखिर चर्चा आज यही करेंगे कि क्या बीजेपी के रहते संविधान वाकई सुरक्षित रहेगा, क्या सियासी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी देश को नुकसान में डाल रहे हैं। और इन सब के बीच बाबरी मस्जिद की बात, चर्चा तो आज बहुत कुछ है। आइए इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पे ले आइए। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए। आज अंशु नेथानी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। अंशु जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बड़ा दिन है आज का 6 दिसंबर, और सोच रहा था इस प्रोग्राम को करने से पहले कि क्या लें क्या ना लें, लेकिन बहुत कुछ है समेटने की ज़रूरत। टीएमसी के निलंबित सांसद हुमायूं कबीर का नाम, और देख रहा था बायोडाटा खंगाला तो देखा कि अरे ये तो भाजपा से आए हैं, तो मामला तो कुछ अलग है। भाजपाई हो गए तो दाल में कुछ काला ऐसे ही दिखाई देता है डॉक्टर साहब। और उसके बाद आज ही के दिन हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और आज ही के दिन बनाएंगे। उसके बाद उधर कह रहे हैं दिलीप घोष साहब और बाकी कि ये तो टीएमसी और ये सब मिले हुए हैं। खैर उस पर भी बात, लेकिन बात की शुरुआत जरा इधर से करते हैं, दिल्ली से करते हैं। आपके पास ही आना चाहता हूं। तस्वीर देख रहे थे आप राहुल गांधी की, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, इस तस्वीर के गहरे मायने हैं। हमारी संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री का इस तरह हाथ मिलाना एक सहज सौजन्यता है, परंपरा है, शिष्टाचार है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो ज्यादा बड़ा संदेश है। राहुल गांधी जब से वो छोटी सी लाल किताबियां लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, संसद से लेकर सड़क तक संविधान की बात कर रहे हैं। ये जो उनकी दृढ़ता है एक ही मुद्दे को लगातार पकड़े रहने, ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जो लड़ाई है इस देश में, संविधान को बचाने की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई। आपने अपने इंट्रो में डॉक्टर साहब एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी मनमानी नहीं कर पा रहे, शायद ऐसा कुछ कहा। मैं ऐसा मानता हूं नरेंद्र मोदी खुलकर मनमानी कर रहे। राहुल गांधी, विपक्ष, आपके जैसे लोग, तमाम स्वतंत्र चेता लोग
उस मनमानी को रेखांकित करते रहते हैं। और ये मनमानियां आज से नहीं है, आज की जो तारीख है 6 दिसंबर, ये उसकी सबसे बड़ी नजीर है डॉक्टर साहब। ये महज संयोग नहीं था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया गया। ये विधिवत प्रयोग था, सोची समझी तैयारी थी और उसे अंजाम तक उस दिन पहुंचाया गया जिस दिन हम संविधान को याद करने के दिन के रूप में हमेशा से याद रखते आए। ये यूं ही नहीं था कि उस दिन बाकायदा एक चुनी हुई सरकार ने, राज्य की सरकार ने अपने कौल से, अपने वादे से मुकर कर उस इमारत को, उस ढांचे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा इसका लिखित शपथनामा देने के बावजूद वहां वो सब होने दिया जिसकी उम्मीद इस देश ने कभी नहीं। अगर आप उसके तार बंगाल तक जोड़े हैं, उस घटना के तार, और तब से अब तक इस देश में जो विभाजन की खाई लगातार चौड़ी होती गई, उसकी लकीर उस दिन खींच दी गई थी 6 दिसंबर 1992 को। हम सब लोग खबर नवीसी के दौर में तब तक आ चुके थे, हम सब ने उस घटनाक्रम को रिपोर्ट भी किया है। मैं ग्वालियर में स्वदेश अखबार में रिपोर्टर था, उस दिन हम लोगों ने दिन का अखबार भी निकाला था, लगातार कई दिन तक हम लोग दिन का अखबार भी निकालते रहे। तब से लेकर आज तक गंगा जमुना में इतना पानी बह गया है कि उसमें से अविश्वास के कण निकालने में अभी सदियों लग जाएंगे और उसमें घी डालने का काम हुमायूं कबीर जैसे लोग कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही रेखांकित किया, ये बात सिर्फ एक उपासना स्थल बनाने की नहीं है, एक मस्जिद बनाने की नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और अदालत ने भी कहा है कि जब मंदिर बन सकता है, गुरुद्वारे बन सकते हैं, चर्च बन सकते हैं, मस्जिद भी बन सकती है और बनती रही है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रतीक को जिलाना चाहते हैं, उसे जिंदा रखना चाहते हैं जिसके नाम से इस देश में भयावह सांप्रदायिकता रोपी गई थी, तो हमें जरूर उसके आर पार जाकर यह देखना होगा कि इसके पीछे सियासत क्या है। वो जो दुष्यंत कुमार जी ने कहा कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। तो सचमुच ये मसलहत आमेज जो सियासत के कदम है, ये इतने उलझे हुए हैं कि इनको सुलझाने में हमें और आपको उतनी देर लग जाती है जब तक ये लोग उस नफरत को घर घर तक पहुंचा देते हैं। हम जानते हैं कि बंगाल का चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही होगा। जितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे निपटने के लिए, उसके जवाब में यह नहीं हो सकता कि आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएं। आप मस्जिद भी बनाते, इसमें कोई गुरेज नहीं था, लेकिन अगर आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो ये घाव को कुरेदने की कवायद है। इससे हर सियासी मोर्चे को, हर दल को बचना चाहिए था। लेकिन अगर ममता बनर्जी भी इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, और इसको सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा कि उन्होंने अपने विधायक को, या विधायक है या सांसद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, हुमायूं कबीर विधायक था, वो अभी आपने दोबारा में सांसद कहा था, विधायक, उन्हें निलंबित करने, बीजेपी से सांसदी बीजेपी से उसमें हार गए। जी हार गए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इस पर फौरन से पेशतर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिकता के मैदान में आप बीजेपी से पार नहीं पा सकते। बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी के पास जितने औजार थे, वो जिस तरह से बहुसंख्यकों की लामबंदी करती है, उसका तोड़ आप सिर्फ मुस्लिम सांप्रदायिकता से नहीं कर सकते। आपको समरसतावादी राजनीति करना पड़ेगी। नेहरू की आइडियोलॉजी पर चलकर अगर आप मुकाबला करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप उनके नैरेटिव से, उनके औजारों से, उनसे नहीं लड़ सकते। उसमें उन्हें महारत हासिल है, क्योंकि इसके सिवा उन्हें कुछ मनमानी की बात आपने कही, उस पर हम आगे और बात करेंगे। नरेंद्र मोदी किस तरह मनमानी कर रहे हैं ये देश ने पिछले 24 घंटे में देख लिया, जिसका आपने जिक्र किया। दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति पुतिन के डिनर में नहीं बुलाकर
सीधे सीधे मनमानी की पराकाष्ठा की है उन्होंने। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खबरें बहुत हैं और उन खबरों पे इस वक्त विचार विमर्श जरूरी है, उसका विश्लेषण जरूरी है और ऑपरेशन जरूरी है, इसलिए क्योंकि एक तरफ इंडिगो, प्रशांत जी, इंडिगो जैसी कंपनी सरकार को हिला के रख देती है। इंडिगो जैसी कंपनी, यह साफ दिखाई देता है कि सरकार कंपनियों की ही है, इसीलिए तो सरकार हिल रही है। मर्जी आई। मेरे भी एक परिजन कहीं फंसे हुए थे, आना था कल, अचानक मालूम हुआ टिकट कैंसिल। आनन फानन में देखिए बहुत महंगा टिकट लेना पड़ा। खैर, तो ये हालत, और उसमें अब कैपिंग की गई है, तो कैपिंग भी कैसी है, 5 दिन तक आप क्या कर रहे थे, बहुत कुछ इसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ नजर आता है प्रशांत जी। अगर इंडिगो की बात की जाए या बात उसमें भी कांग्रेस की जो वो ट्वीट है अभी जो मैं रख रहा था आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है कांग्रेस का, वो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रा आपके विचार भी, और इन सब के बीच क्योंकि इंडिगो है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बुलाए गए, फाइनली नहीं बुलाए गए, उसके बाद भी आज बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब ने क्या कहा, पीओके कांग्रेस के समय चला गया, नेहरू ने ऐसा कर दिया, इंदिरा ने वैसा किया, राजीव ने ऐसा किया। भाई आज आपने कैसा किया ये तो बता दो, आज आपने क्या किया, क्यों नहीं बुलाया ये बता दो। आपसे जब आज की बात की जाएगी तो आप 1947 में चले जाओगे, 1950 में चले जाओगे। यही राजनीति चल रही है प्रशांत जी। नहीं, ये मुझे बताए कोई कि कब कांग्रेस की सरकारों ने या किसी की भी सरकार ने, करगिल वॉर हुआ हमारे देश में, 71 की लड़ाई हुई, उसके पहले 2 लड़ाइयां और हुई, चीन से लड़ाई हुई, कब अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ, किसी तीसरी ताकत के कहने पर कब सीज फायर हुआ? कभी नहीं हुआ। ये तो अब इन्हीं के समय हुआ। लेकिन देखिए राजीव जी, बहुत सारी खबरें, जैसे आपने कहा इंडिगो का मामला, इंडिगो सरकार को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गई। लेकिन इंडिगो की बात करूंगा, पहले आज 6 दिसंबर है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था। एक बड़ी लकीर खींचनी थी, और ये संयोग नहीं है, बाकायदा प्रयोग था। 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान और रूल ऑफ लॉ पे हमला हुआ था, और डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक बड़ी लकीर खींचने का काम हुआ था। कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्रयास वही था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये दोनों देखिए, सामाजिक न्याय, संविधान और अयोध्या या बीजेपी आरएसएस का जो मूवमेंट है, ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं, जिसका क्लैश 6 दिसंबर 92 को शुरुआत होती वहां से। किस दिन, कब निकले आडवाणी जी अयोध्या की यात्रा पर? जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जब विश्राम प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 26% करने का सिफारिश की, तब आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकले। जब इस देश में संविधान और आरक्षण की लिमिट हटाने का 50% से हटाने की बात हो रही, जब संविधान एक मुद्दा बन गया, तब मंदिर निर्माण होता है। 26 नवंबर को जब भारत के संविधान का संविधान दिवस है, तो 26 नवंबर को जी, तो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराते हैं अयोध्या में। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मनुवाद को स्थापित करने का डिजाइन है, ये प्रयोग है, जिसकी शुरुआत 6 दिसंबर 92 से होती है। और उसके बाद लगातार घटनाएं जो है, आप देखिएगा कि वो जब भी सामाजिक न्याय का मामला उठेगा बड़ा, तो इस तरीके की घटना होगी। तो ये कोई संयोग नहीं था कि 6 दिसंबर 92 इन्होंने चुना। तो आरएसएस बीजेपी की राजनीति ही वही है कि किस तरीके से सामाजिक यथास्थिति को कायम रखा जाए
जो हाशिए के समाज है उसको हाशिए पे रखा जाए, और जब भी वो ऊपर आए, जब भी उसका प्रयास हो, जब भी उसकी राजनीति गर्म हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि वो फिर से पीछे चला जाए। ये संघर्ष 6 सितंबर 92 से चल रहा है। अब बात आपने की इंडिगो की। जी देखिए, इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया और सरकार ब्लैकमेल हो गई। ये पूरी आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनावटी क्राइसिस पैदा की गई। पिछले साल का राजीव जी वो है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का ऑर्डर पिछले साल का है। नवंबर से उसको लागू होना था, लागू हुआ भी। तो डीजीसीए क्या इंडिगो की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो अचानक ये क्राइसिस कैसे पैदा होने दी गई? एयरलाइंस तो जैसे कि बैंक रोज डेली बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं, डेली बेसिस पे बैंक। इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को डेली बेसिस पे कंट्रोल करती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी टेलीकॉम कंपनीज को 24/7 रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। तो डीजीसीए क्या मॉनिटर नहीं कर रहा था? जी कैसे क्राइसिस क्रिएट हो गई? सो रहे थे मंत्री जी, उनको नहीं मालूम था कि ये इंडिगो एक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, और इंडिगो ने बहुत सफलतापूर्वक वो क्राइसिस क्रिएट कर दी, और आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि टाटा एयरलाइंस और इंडिगो का 90% से ऊपर मार्केट शेयर है। मार्केट लीडर होने का फायदा उसने उठाया और आपको झुका दिया उसने। होंगे आप विश्वगुरु, एक एयरलाइंस ने आपको झुका दिया और आपने वो वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया। कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या रोल बैक हुआ है। अभी संचार ऐप भी रोल बैक हुआ इसी तरीके से। लेकिन अब इतने पैसेंजर्स को आपने दुविधा में डाल दिया। केवल कॉर्पोरेट वॉर सरकार के साथ चल रहा है। इसमें सोशल मीडिया पे एक बड़ा रोचक वो चल रहा है जुमला, एक कि 2 एयरलाइंस, 2 लोगों की सरकार, 2 लोगों की पार्टी, 2 उद्योगपति। तो ये जो दो लोगों का डुओपली जो है, वो डुओपली को ऐसे अपने पनपने दी। कहाँ चली गई वो सारी एयरलाइंस? विजय माल्या मान लीजिए कि भाग गए, बाकी एयरलाइंस तो थी, वो कहाँ चली गई? कैसे खत्म हो गई? वो कैसे खत्म होने दी गई? और आपने इंडिगो को या टाटा को मार्केट शेयर पे कब्जा कैसे करने दिया गया? क्या कर रहा है यहाँ पे कंपटीशन कमीशन? एक संस्था हुआ करती थी MRTP, याद होगा आपको। तो मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करती थी। उसी का नया नाम आ गया कंपटीशन कमीशन। तो कंपटीशन कमीशन का काम क्या है? कि किसी भी बिजनेस में एकाधिकार ना हो कुछ लोगों का, ये तो काम है उसका। तो कंपटीशन कमीशन ने हेल्दी कंपटीशन क्यों नहीं पैदा होने दिया? सरकार ने क्यों नहीं होने दिया? यात्री या हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पे जमा है। अब हवाई चप्पल, हवाई जहाज की बात करते थे, आपने बस स्टॉप बना दिया उसको, हवाई अड्डे को। तो बहुत ही चिंताजनक है देश की स्थिति, और उससे लगता है कि गवर्नेंस प्रायोरिटी में नहीं है। आप नारा दे देंगे, गोदी मीडिया चलाएगा, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे आप, यात्री अपना रोते रहे। किसी को इम्तिहान देने जाना होगा, किसी घर में मौत हो गई होगी, किसी का कोई बीमार होगा। मिडिल क्लास यात्रा कब करता है? वो ट्रेन से यात्रा करता है, हवाई जहाज से यात्रा जब पारिवारिक कोई उसके करियर रिलेटेड कोई इमरजेंसी होती तब करता है, या जिसको किसी ऑफिस के काम से जाना वो करता है समय बचाने के लिए। लेकिन अधिकांश जो व्यक्तिगत यात्राएं होती है वो फैमिली इमरजेंसी के लिए होती है। इनकी स्टोरीज भी नहीं आ रही हैं। ये हम लोग तो एयरपोर्ट पे जाते हैं काफी, राजीव जी, काफी वहां पे मोदी समर्थकों का बड़ा जमावड़ा है एयरपोर्ट जी। और वहां पे ये सब बेचारे इन लोगों ने सरकारें बनाई हैं मोदी जी की।
लेकिन इन्हीं का मीडिया, इन्हीं के जिसको ये देखते हैं जाके सोफे में बैठ के रिमोट कंट्रोल लेके, इन्हीं का मीडिया इनकी कहानियां नहीं कह रहा है। तो ये स्थिति है। और सेकेंड राउंड में राजीव जी हम बात करेंगे पुतिन की, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुतिन की चर्चा होनी चाहिए। पुतिन साहब चले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पुतिन साहब जो छोड़ के गए वो सबसे बड़ी चीज़ कि भाजपा को यहाँ बताना पड़ रहा है कि आखिर क्यों नहीं बुलाए खड़गे साहब को और राहुल गांधी को, लेकिन शशि थरूर को बुला लिए। शशि थरूर भी बढ़िया बिल्कुल बोरिया बिस्तर सहित पहुंच गए, खा पी के आए अच्छे से। जिनको बुलाया वो गए नहीं जी, जिनको बुलाया था वो नहीं गए। मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी क्यों नहीं गए, क्या नाराज हैं? चलिए 50% टैरिफ जेल झेल रहा है। जी 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 बिल्कुल। और बहुत सारे उद्योग जो हैं वो ठप होने की कगार पे हैं। बहुत ऐसी खबरें भी आ रही हैं, बहुत सारी खबरें दबा दी जा रही हैं। जोशी साहब आजकल खूब चर्चा में हैं, हिरेन जोशी की बात कर रहा हूं। जल्दी से ज़रा आना चाहता हूं अंशु जी आपके पास, फिर बहुत कुछ है पंकज जी के पास भी, उनसे भी सुनेंगे। हिरेन जोशी का नाम याद आया तो फिर पंकज जी तुरंत याद आ गए। आजकल पंकज जी भी वैसे ही चर्चा में हैं जैसे हिरेन जोशी चर्चा में हैं, जैसे नवनीत सहगल साहब चर्चा में हैं, जैसे हितेश जैन साहब चर्चा में हैं। तो अभी आता हूं पंकज जी आपके पास भी। लेकिन अंशु जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाने का मतलब क्या, मायने क्या देखा जाए? क्या नरेंद्र मोदी को डर लगता है, ये माना जाए? और अगर डर लगता है तो फिर सांप्रदायिक दायित्वों का निर्वहन क्यों कर रहे हैं? उनके एक शील्ड तो है, कैसे देखती हैं? मैं तो यही कहूंगी कि ये जो पूरा प्रकरण है, जिस तरह से विपक्ष के इन दो नेताओं को नहीं बुलाया गया, एलओपीज को नहीं बुलाया गया, वो साफ तौर पर सरकार का अहंकार दर्शाता है। और ये अहंकार कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा था कि पिछले साल, उससे पहले भी जब 15 अगस्त का भी कार्यक्रम हुआ था, तो किस तरह से राहुल गांधी को पीछे किस तरह से बैठने की सीट दी गई थी और किस तरह से अपमानित किया गया था, और उसके बाद जो सारी चीजें थी वो देखने में आई। तो ये कोई पहली बात नहीं है। ये सरकार ही जो है वो दंभ की सरकार है, अहंकार की सरकार है। डर तो उनको राहुल गांधी से जरूर लगता है, क्योंकि वो हर जगह उनकी सच्चाई को उजागर करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और देश की जनता को इनकी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। और यही वजह है कि वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां वो राहुल गांधी को चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें या कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं को चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें। वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए कोई नहीं है, कोई मायने नहीं रखते हैं, और अपने दम्भ में ये उनको बुलाते नहीं है, कोशिश करते हैं अपमानित करने की। लेकिन जनता के सामने मैसेज यही जाता है कि ये कितनी अहंकारी सरकार है और कितनी दम्भी सरकार है, और इसका एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। मैं तो इसे कहूंगी कि ये एक नीचतापूर्ण कदम है। इसको नीचता के अलावा और कोई नाम दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में हमेशा एक कन्वेंशन रहा है, हमने देखा है कि आज से नहीं 50 सालों से, जब से चाहे वो नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, हमेशा ही विपक्ष के नेताओं को एक सम्मान दिया गया है। चाहे हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे सोनिया गांधी को पूरा सम्मान दिया करते थे, और सभी जब भी ऐसे कोई डिग्नेटरीज आते थे, कोई राष्ट्राध्यक्ष आते थे, तो हमेशा ही जो विपक्ष के नेता हैं, जो एलपीज हैं, उनको ससम्मान न केवल बुलाया जाता है, उनकी मुलाकातें भी होती हैं और पूरे मौके दिए जाते हैं। एक बार याद आ रहा है कि कोफी अन्नान साहब भारत आए थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी का उनसे परिचय कराया। वो कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके पूरी तरीके से सम्मान देते हुए कहा कि हमारे देश में विपक्ष भी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, और जो विपक्ष है वो लगभग आधे देश का माने जाए कि प्रतिनिधित्व करता है। तो ट्रेजरी बेंचेस जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जो विपक्ष है, जो एलओपी है। तो राहुल गांधी ये गलतफहमी वो पाल के बैठे हैं कि केवल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनके नेता हैं, वो पूरे विपक्ष के नेता हैं। और अगर आप उनको सम्मान नहीं दे रहे, आप ऐसे मौके पर उन्हें नहीं बुला रहे, या आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में उनको पीछे जाके बैठने की सीट देते हैं, तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं,
जिसने उस विपक्ष को अपना जनप्रतिनिधि चुना है, और राहुल गांधी उस समूचे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। तो ये राहुल गांधी की कोई कद छोटा नहीं होता या वो अपमानित नहीं होते हैं, ये आप अपने दम्भ को और अपनी नीचता को दर्शाते हैं। और जो एक कहा जाए कि लार्जर अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो विदेश में भी और इंटरनेशनल फोरम में भी आप एक गलत संदेश देते हैं। राहुल गांधी को तो हमेशा ही विदेश में बुलाया जाता है और वो बड़ी बड़ी मौकों पर जाकर अपने भाषण देते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो या कई ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, तो वो भारत के लोकतंत्र की जो आवाज है बेबाक होकर पहुंचाते हैं। तो अगर आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं तो इसमें लोकतंत्र हमारा अपमानित हो रहा है, राहुल गांधी अपमानित नहीं हो रहे हैं, हमारे देश की परंपरा अपमानित हो रही है। ऐसे मौके हमने देखे हैं कि जब इंदिरा गांधी या और कांग्रेस की सरकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी को कितना ससम्मान पूर्वक हमेशा ऐसे मौकों पर शामिल किया और उनकी राय मशविरा भी लिया है। और आज आप क्या स्थिति बता रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये केवल कोशिश है राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाने की और एक नैरेटिव खड़ा करने की कि ये हम इनको किसी लायक नहीं समझते हैं। लेकिन ये उन पे ही हमेशा अगर कहा जाए बैकफायर करता है। जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी, तब से 37 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं भारत में, और केवल 4 ही मौकों पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई या किसी कार्यक्रम में वो शरीक हुए। तो आप इसे समझ लीजिए कि किस हद तक की इनसिक्योरिटी है, किस हद तक का दम्भ है, अहंकार है इस सरकार में, और ये क्या सोच है और क्या दर्शाती है आपके लोकतंत्र के बारे में। तो ये एक जो चीजें हैं वो इस सरकार के न केवल दम्भ को दर्शाती है, बल्कि ये दर्शाती है कि आप लोकतांत्रिक तरीकों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता जो उन्होंने समझना चाहती है वो समझती है, और ये सरकार तो ऐसी ही है कि वो अपमानित करने में ही ज्यादा यकीन रखती है। अभी हमने देखा ही था पिछले दिनों जिस तरह से अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था, धर्म ध्वजा जो फहराई गई थी, वहां पर वहां के सांसद को ही नहीं बुलाया गया था। तो आप देख लीजिए कि अपमानित करने की ये किस तरह की परंपरा को पूरी तरह से प्रश्रय देते हैं। जी। एक तरह से कहा जाए कि सभी परंपराओं को धता बताते हैं, परंपराओं की बलि देते हैं और ऐसी नई परंपराएं गढ़ते हैं जिसमें अपमान, नफरत और एक तरीके का कहा जाए बदला लेने की प्रवृत्ति है। जी। और ये एक अजीब सा एक पूरा सिस्टम कर दिया गया है। तो ये तो हर कोई देख रहा है कि इसमें हमारे देश का कोई सम्मान नहीं होता है, और ये झूठे उसके बाद नैरेटिव गढ़ते हैं कि ये तय करते हैं वो विदेशी डिग्नेटरीज या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वो राष्ट्रपति हैं, वो उनके तरफ से तय होता है, दूसरे देशों की तरफ से वो किससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। ये दोनों ही देशों के समन्वय से होता है, और ये हमारे देश में एक स्वस्थ परंपरा रही है। हम सब ने देखा है कि हैदराबाद हाउस में जिस तरह से डिनर्स होते हैं या जिस तरह से होते रही है चीजें, उसमें हमेशा जो विपक्षी नेता हैं उनको ससम्मान स्थान दिया गया है। तो उसके बाद इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ना और ये बातें फैलाना कि वही नहीं मिलना चाहते थे, पुतिन नहीं मिलना चाहते थे, मतलब इसको कहकर आप और क्या कहना चाहते हैं? इस तरह की झूठी बातें आप करते हैं, और हम देख रहे हैं कि आपके झूठे नैरेटिव कहीं पर भी आपको कुछ मदद नहीं करते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से पुतिन से पहले एक सो कॉल्ड गोदी मीडिया का इंटरव्यू करवाया गया और जिस तरह से एक उनके मुंह में जवाब ठूसने की कोशिश की गई कि पिछले 25 सालों में आप किसको बेहतरीन प्रधानमंत्री समझते हैं, तो जवाब जो पुतिन जी ने दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ये बातें बिल्कुल इनडिसेंसी के दायरे में आती है, ऐसा दूसरों के साथ तुलना करना वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वो बात भी पता चल जाती है। और जो हर जगह ये गांधी नेहरू परिवार को खत्म करने की या उनको हमेशा अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वो भी इनका कभी भी सिरे नहीं चढ़ता है और उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी पूरी दुनिया में जो स्थान गांधी और नेहरू का रहा है वो किसी के मिटाया नहीं जा सकता है। पुतिन जब जाते हैं राजघाट तो वो क्या उस बुक में, उस पुस्तक में लिख कर आते हैं कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका सपना गांधी जी ने देखा था। तो आप गांधी जी को मिटा नहीं पाइएगा, चाहे आप मुंह में ठूसने की कोशिश कर लीजिए कि 25 वर्षों में मोदी जी के गुणगान गंवाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो है नेता देश के, और
नेहरू जी ने जो किया, हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद से ही जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाने के लिए एक वर्ल्ड लीडर की जो उन्होंने भूमिका निभाई, या जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में अगर कहा जाए कि भारतीय विदेश नीति की धाक जमाई, और आज भी जब कहीं दूर देश, जब कहीं यूएस में ममदानी एक मेयर का भी चुनाव जीतते हैं तो वो किसको याद करते हैं? वो नेहरू को याद करते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं। तो नेहरू और गांधी के आदर्श हमारी देश की आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। आपके इस बचकानी बातों से या आपके गोदी मीडिया के नैरेटिव से या आपके सोशल मीडिया ट्रोलिंग से न वो मिटेंगे न वो समाप्त होंगे, क्योंकि वो भारत की आत्मा में समाहित है। और आप राहुल गांधी का अपमान भले ही करना चाहें, पर आप नहीं समझ रहे हैं कि आप उस पद का अपमान कर रहे हैं, देश के पूरे विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, देश की उस पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने उन्हें विपक्ष के तौर पर अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। तो ये तो एक बेशर्म की सरकार है, ये एक अपमान करने वाली सरकार है। मैं तो कहूंगी कि ये इस तरीके का कार्य करते हैं जिसमें इनका दंभ, झूठा अहंकार और इनकी इनसिक्योरिटी झलकती है कि ये एक व्यक्ति की सच्चाई से, एक व्यक्ति की सही बातों से कितना खौफ में है कि वो लगातार उसे अपमानित कर डिमोरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति होता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति एक अलग ही कहा जाए मिट्टी का व्यक्ति है और वो मान अपमान से बहुत परे हैं और वो देश के लिए सच्चे मुद्दों को उठा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मान अपमान की बातें उन एक व्यक्ति पर नहीं लागू होती है, वो हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारा संसद, हमारा विपक्ष, हमारी जो जनता है उसके मान अपमान से जुड़ी है। लेकिन ये जो है बीजेपी को कभी समझ नहीं आएगा, और ये जो इनके कहा जाए कि जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ तरह के जो नेता हैं वो कभी इन बातों को समझ नहीं सकेंगे कि इससे वो देश की छवि को बाकी दुनिया के सामने किस तरीके से धूमिल करते हैं, और उनका ये नैरेटिव कभी सफल नहीं हो पाता। जी जी, आता हूं दोबारा आपके पास, जरा जल्दी आते हैं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, कैसे देखा जाए, क्या इसे जानबूझकर अपमानित करने की रणनीति माना जाए, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बुलाया जाना, या इसे नॉर्मल लिया जाए जैसे बीजेपी कह रही है? और कह रही है बीजेपी कि हम तो बुलाते रहे हैं, एक बार नहीं बुलाए तो क्या हो गया? कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, जब हम 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो 6 दिसंबर की जो बात है, आज से 104 साल पहले इस देश की आजादी की लड़ाई और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। मैं जब अपनी इस किताब को कर रहा था तो इसका जो पहला चैप्टर है, हाजिर हो, 6 दिसंबर 1921 को जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक साथ जेल गए थे। ये जवाहरलाल नेहरू की पहली जेल यात्रा थी जो 88 दिन की थी। कांग्रेसियों का दुर्भाग्य है कि वो अपनी तारीखों को याद नहीं करते हैं। कांग्रेसियों ने नेहरू का रास्ता जो छोड़ा है, तब से जनता ने उनकी ओर से रास्ता मुंह मोड़ लिया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, नेहरू कोई ऐसा नेता नहीं था जो गढ़ दिया गया हो मीडिया ने, अमेरिका ने, एड एजेंसीज ने। वो इस जमीन पे जोड़ के, मिट्टी में घिस घिस के बना हुआ इंसान था। तो 6 दिसंबर की जो तारीख है, आजादी की लड़ाई की एक महत्वपूर्ण तारीख है। जब बाप बेटे दोनों जेल गए, उसके बाद में एक वक्त ऐसा है जब पूरा परिवार जेल गया हुआ है। 88 दिन जेल में रहे, वो भी लखनऊ में। खैर, कांग्रेसियों को ये तारीख याद नहीं होती, हम लोग तो इसको याद करते हैं। अब आते हैं कि आखिरकार व्लादिमीर रासपुतिन के डिनर के मौके पर खड़गे जी या राहुल जी को ना बुलाकर क्या उन्होंने उनका अपमान किया है? मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं होता है, लोकतंत्र में केवल पद होता है जिसे जनता निर्वाचित करती है। दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के मूल भावनाओं को सतत रूप से नुकसान पहुंचा रही है। दत्तात्रेय होश बोले पहले ही बोल चुके हैं कि संविधान से सेकुलरिज्म और
सोशलिज्म शब्द को हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने निजी बिल पेश किया लोकसभा में कि संविधान की मूल भावना से इसको हटा दिया जाए। अभी केशवानंद भारती वाले फैसले में, जिसके अंदर अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी, वो बहुत स्पष्ट कर चुकी। उसके बावजूद वो इस तरीके के प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनका वर्ग है उसको बताना चाहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं जो हमने सन 50 में हमारे मित्र संगठन आरएसएस ने बोला था कि ये संविधान इस देश का नहीं, तो हम आज भी उस पर कायम है। इनकी समस्या संविधान को धक्का दिखाने की है। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या अपमान करेंगे? इन्होंने उस लोकतंत्र का अपमान किया जिसके अंदर 13.5 करोड़ से अधिक वोट लाने वाले दल के नेता को आप जब नहीं बुलाते हैं तो देश की 13.5 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। जब आप अपर हाउस के लिबरल अपोजिशन को नहीं बुलाते हैं तो उनके सांसदों की संख्या और उससे जुड़ी हुई जनसंख्या को यदि आप मल्टीपल करते हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि संवैधानिक मूल्यों का अपमान कर, है ना। देखिए, एक क्या तरीका था कि हम हर दल के लोगों, अकेले एलओपी को नहीं बुलाया जाता था, पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया जाता, ये दर्शाने के लिए किसी भी विदेशी ताकतवर इंसान के साथ कि हमारा देश एक है। राजनीतिक वैविध्यता के बावजूद, राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद हम एक साथ हैं। किसी विदेशी को अपस्वागत करने के लिए हमारी नीतियां एक साथ है। यदि मैं आपके साथ यहाँ पर कोई समझौता करता हूं इस टेबल पे, तो मेरे साथ नहीं हाउस के इस ओर के लोग भी खड़े हुए हैं। ये दर्शाने के लिए बुलाया जाता था। कोई किसी का खाना खाने, सब लोग जानते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी जो इस टाइप की होती है उसके अंदर हेलो हाय से ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती है। इंटरप्रेटर के साथ में जितनी बातचीत होती है, एक इंट्रोडक्टरी होता है, थोड़ा बहुत जो लोग कुछ पर्सनल जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं उस बारे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मैं रशियन एम्बेसी के भी डिनर और दूसरे प्रोग्राम से गया हूं, और चाइनीज एम्बेसी से बहुत बार गया हूं। जितने आते हैं वो सब लोग बहुत सामान्य सी बातें होती है, लेकिन एक मैसेजिंग होती है कि ये जो पूरा देश है उस व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ है जिसको इस देश की जनता ने शासन चलाने का जिम्मा दिया है। लेकिन क्योंकि जो लोग संविधान के 130वें संशोधन के साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को जेल हटाने की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान के प्रियम्बल के शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, जो लोग 400 सीटें की मांग करके संविधान को पलटने की बात कर रहे थे, ये उनकी मूल नीयत है। पर बात एक, मैं फिर से 6 दिसंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर लौटना चाहूंगा। हम उस घटना को याद करते हैं। उस घटना के बाद में आप याद करिए कि 6 दिसंबर से लेकर लगभग जनवरी तक देश में कितने दंगे हुए थे, और उसके अंदर कम से कम 5 से 6 हजार लोग मारे गए थे। थोक में 200 से 300 लोग मारे गए, और उसके बाद का दुर्भाग्य है कि बम्बई विस्फोट हुआ। और भारत में उसके पहले हमारे देश में जब आतंकवादी घटनाएं होती तो कहा जाता था विशुद्ध पाकिस्तानी हाथ है, कोई भारतीय हाथ नहीं होता था। उसके बाद इंडिया में रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। हमारे देश में किस प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों को हम लोगों ने आतंकवाद की ओर भटकते हुए देखा, ये एक छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद आप देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों को की बर्खास्त की गई, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जनता ने क्लियर कट मैसेज दिया कि इस प्रकार के विध्वंस की कार्रवाई हम नहीं पसंद करें। किसी भी राज्य में बीजेपी नहीं जीती थी उसके बाद, चारों राज्यों में, वो एक मैसेजिंग था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मैसेजिंग के जरिए अपनी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को शुरू किया। आज भी प्रो संविधान को मानने वाले, सांप्रदायिकता के विरोध के लोग एक जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जुगत है वो है ध्रुवीकरण। अब ध्रुवीकरण कैसा? जैसा पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को हमने खड़ा कर दिया, असम में उन्होंने ध्रुवीकरण की व्यवस्था कर रखी है। बदरुद्दीन अजमल है वहां पर, तृणमूल कांग्रेस है, और तीसरे हमारे ओवैसी चाचा पहुंच जाएंगे, वहां ध्रुवीकरण की व्यवस्था कर ली। अब बंगाल में उनके पास में अकेले अभी ओवैसी था, उनको एक और व्यक्ति चाहिए था।
वो उनके लिए हुमायूं कबीर तैयार हो गया। और मेरा एक आरोप है, मैं पश्चिम बंगाल की जो हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट जुडिशरी है, उसको विशुद्ध आरएसएस का अड्डा मानता हूं, क्योंकि वहां का बैठा हुआ जज भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन चुका है। और जिस तरीके से उसने उस कार्यक्रम को नहीं रोका, ये बहुत स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग इसके ध्रुवीकरण के लिए सत्ता और अदालत का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी जज साहब का रिकॉर्ड नहीं देख पाया हूं, लेकिन मुझे पूरे भरोसा है वो खाकी हाफ पैंट से भूरी फुल पैंट में आए होंगे और वहां से काली टोपी से घुसते हुए यहाँ पे काला गाउन पहन के बैठ गए होंगे। बड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं उस पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट के कम से कम 5 जजों के ऐसे निर्णय बता सकता हूं जो उन्होंने नफरत के लिए दिए। सिटिंग जज अगले दिन ही बीजेपी का टिकट लेके चुनाव लड़ जाता है। तो ये जो ध्रुवीकरण का खेल है, यही 6 दिसंबर की सबसे बड़ी त्रासदी हुआ। हमने मुस्लिम रेडिकल भी तैयार किए, बहुत स्पष्ट आपको बताऊं। उसके बाद बहुत मुस्लिम रेडिकल तैयार हो गए। उसके पहले होली पे रंग लगाने वाले मुसलमान लाखों में होते थे, उसके बाद सैकड़ों में बच गए। दुर्भाग्य, क्योंकि देखिए एक चीज है, पूरी दुनिया का नियम है, जहां पर भी अल्पसंख्यक होता है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है। जंगल में शेर एक होता है, बलसंख्यक होता है वहां पे, और उसको जब खतरा लगता है तो एग्रेसिव हो जाता है। ये एक नियम है। हमारी त्रासदी ये है कि हम लोग अभी भी उस ध्रुवीकरण के माहौल को सपाट नहीं कर पा रहे। जैसे राकेश भैया बोल रहे थे कि बात सही है कि हम उनके पिच में ही खेलने लगते हैं। यदि धर्म ध्वजा के आयोजन ने मुझे नहीं बुलाया तो मुझे उस पर कोई नफरत या उस पर बयान नहीं देना था। वो धर्म ध्वजा जो है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के मूल्य के विरुद्ध विपरीत है। भारत का धर्म संविधान है और भारत का ध्वज तिरंगा है। जिनको लगता है कि संविधान और तिरंगे से ऊपर धर्म है तो उनको देश छोड़ देना चाहिए। तो आज का जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, आपको बताऊं। और मैं फिर से अपनी बात को पलट के आऊंगा, यदि कांग्रेस को इन सब चीजों से मुकाबला करना है तो उन्हें मेहनू की ओर जाना होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कुटिल है। जब जनसंघ से उसने अपना चोला भारतीय जनता पार्टी में बदला था तो उसने अपने मुख्य सिद्धांत में महात्मा गांधी को शामिल कर लिया था। तो गुजरात कार्ड खेलने लगे, पटेल कार्ड खेल रहे हैं, बोस कार्ड उनका असफल हो चुका है। लेकिन नेहरू एक ऐसा चरित्र है जो विश्व में आज भी मानक है सियासत का। जी राजू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेहरू की तरफ लौटना होगा। कल सोनिया गांधी ने बहुत शानदार भाषण दिया है। नेहरू जी नेहरू सेंटर के उद्घाटन पे, नेहरू सेंटर इन इंडिया, उस पे बहुत शानदार भाषण दिया है। खैर, आना चाहता हूँ लौट के राकेश जी आपके पास। डॉक्टर साहब, ज़रा पुतिन साहब की चर्चा कर लें थोड़ी सी। पुतिन साहब के बारे में बातें तो बहुत हुई, आए 2 दिन रहे, 30 घंटे रहे, बढ़िया शानदार इंटरव्यू की चर्चा भी खूब हुई। दूरदर्शन पे इंटरव्यू आया करते थे पहले राष्ट्राध्यक्षों के, अब नया दूरदर्शन आ गया है, वहाँ इंटरव्यू, बहुत सारी बातें। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की भी खूब चर्चा हो रही है। कैसे ओवरऑल पुतिन के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, भारत की सियासत के हिसाब से? बिल्कुल उस पर आएंगे। पंकज भैया ने बहुत अच्छी बात कही, धर्म ध्वजा और उसकी। पंकज जी, हम और आप ये देश बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का तिरंगे से कोई संबंध नहीं था। गोलवलकर ने, इनके अपने अखबार ने 14 अगस्त 1950 को अग्रलेख लिखा कि 3 रंगों का झंडा अशुभ है, अपशकुन है, तो वे आज भी तिरंगे को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल आपने सही रेखांकित किया है। अंशु की बात में मैं इतना जोड़ना चाह रहा हूं कि अहंकारी सरकार, दंभी सरकार और सरकार
ये इतने डरे हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष के मारे इनको नींद नहीं आती। अब आपके सवाल पर आते हैं कि पुतिन के इस दौरे में हमें क्या हासिल हुआ। बहुत अच्छी बात है, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें जो समझौते हुए हैं उनका उल्लेख है। बहुत अच्छी बात है, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि 10 लाख कामगार रूस को जाने हैं। कौन जानता है कि वहां जाने के बाद उन्हें एक संक्षिप्त ट्रेनिंग देकर मोर्चे पर लगा दिया जाएगा, फौज के काम में उन्हें लगा दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा तो नरेंद्र मोदी 2 करोड़ सालाना रोजगार देने वाले थे, आज 10 लाख लोग नौकरी पाने के लिए रूस जाने की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, सारी दुनिया में लोग कामकाज के लिए जाते हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस दौरे में क्या हासिल हुआ, ऐसा कोई बड़ा हासिल नहीं है जिसको लेकर ऐसे तूमार बांधे गए। और उसमें भी इतनी बड़ी यात्रा में, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के दौरे में आपने दोनों नेता प्रतिपक्ष को, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को न बुलाकर बेवजह खामोखा दूध में नींबू छिड़क दिया है। आप देखिए, ये जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है लोकतंत्र की, इसमें कई देशों में आज भी शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो कैबिनेट होती है। यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आज भी वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। वो अपना एक शैडो मंत्रिमंडल बनाता है। और संयोग से, अगर मैं प्रशांत जी टोकिएगा, अभी अभी शायद उड़ीसा में बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक एक शैडो मिनिस्ट्री बनाई है। ये प्रयोग पहले भी कई राज्यों में हो चुके हैं। तो हम ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में से चले आ रहे हैं जहां का पहला प्रधानमंत्री, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री, एक युवा सांसद का परिचय विदेशी मेहमानों से इस रूप में कराता है कि ये देश का भविष्य का प्रधानमंत्री, हमारे अपने ग्वालियर का अटल बिहारी वाजपेयी। ये वो युवा है जो बाद में सचमुच में नेता प्रतिपक्ष बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, प्रतिपक्ष में रहते हुए देश की नुमाइंदगी करता है। सत्ता में कांग्रेस होती है, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से जाता है। उस देश की राजनीति, उस देश का राजनीतिक विमर्श इस कदर रसातल में चला गया है कि प्रधानमंत्री, उसकी सरकार मोहल्ले के छिछोरों की तरह तुच्छपने से, अंशु जी ने उसे नीचता शब्द दिया है, बिल्कुल उचित शब्द है, हम थोड़ा परिष्कृत भाषा में कहें तो निकृष्टता, और एकदम देशज भाषा में कहें तो ये छिछोरापन है। कितने बड़े महादेश की सरकार और उसका प्रधानमंत्री चुने हुए नेता प्रतिपक्ष, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को न्योता नहीं भेजते। इसमें यह छेपक कथा भी जोड़ लीजिए कि उस पार्टी के विदेश प्रकोष्ठ का अध्यक्ष शशि थरूर न्योता जाते हैं, उनको न्योता दिया जाता है और वे चक्कर बढ़िया सा कपड़ा पहनकर जनवासे की चाल चलते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं। जनवासे की चाल हमारे देशी लोग समझते हैं। जनवासे से जब बाराती बड़े गर्व से चलते हुए लड़की के द्वार की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वो शशि थरूर है। अगर मान लीजिए, अच्छा ये कोई प्रोटोकॉल का पद है, कांग्रेस पार्टी के प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद है? पार्टी में इतने सारे प्रकोष्ठ होते हैं और विदेश विभाग का एक प्रकोष्ठ है, उसका अध्यक्ष। इस नाते केंद्र सरकार पुतिन के भोज में बुला रही है शशि थरूर को, और वे जा भी रहे। इतनी सी राजनीतिक शिष्टता अब विपक्ष के इतने वीर सांसद में नहीं बची जो खुद मंत्री रहा है यूपीए की सरकार में। वो बीजेपी की गोद में जाकर खेल रहा। सरकार तो ऐसा खेल खेलेगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो सरकार आज बैठी है, सत्ता में जो लोग हैं, उनके पास किसी भी तरह की राजनीतिक नैतिकता नहीं है, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन आप जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिस पार्टी की बदौलत आप संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनाव लड़ने जा रहे थे, जिस पार्टी केंद्र में आपको मंत्री बनाया था, आप अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, जो लोकसभा में आपका नेता, लोकसभा के सांसद है,
आप उसके सम्मान की रक्षा के लिए एक मामूली से न्योते को नहीं नकार सकते। उससे ज्यादा घटियापन और क्या होगा। डॉक्टर साहब, इस यात्रा से मोदी मीडिया ने, सरकार के भोंपुओं ने जो कुछ हासिल किया हो हम नहीं जानते, लेकिन पिछले 24 घंटे में या 4-5 दिन सरकार की साख पर जो धब्बा लगा है, वो एक तो नेताओं को, इन दोनों नेताओं को न बुलाने से, और उससे भी ज्यादा गवर्नेंस की बात अभी प्रशांत जी भी कर रहे थे, इंडिगो के इस बदहाल व्यवस्था, इंडिगो की इस बदहाली से सरकार के गवर्नेंस पर धब्बा लगा है। अब उस धब्बे को मिटाने की जो कोशिशें हो रही वो भी सुन लीजिए डॉक्टर साहब। आप ट्विटर पर जाइए, एक्स पर, 2 बहुत मजेदार वीडियो दिखेंगे आपको। एक है जिसमें 3 यात्री बात कर रहे हैं किसी चैनल की एंकर से, तो वो लोगों की परेशानी जानने वहां पहुंची हुई है। यात्री क्रमांक 1 कहता है कि मैंने 22,000 रुपए का टिकट लिया हुआ है और मैं यहां फंसा हुआ हूं। दूसरा कहता है क्या इस सरकार में कोई एविएशन मिनिस्टर भी है अमृतकाल में। अब एक भक्त यात्री पूछता है, उसमें से यात्री क्रमांक 1 कहता है कि प्रधानमंत्री कहां है मोदी जी। तब वो यात्री क्रमांक 3 जो कि भक्त है, वो कहता है मोदी जी को मत घसीटिए इसमें, डू नॉट ब्लेम मोदी जी। तो चौथा यात्री कहता है अच्छा मोदी जी को नहीं, नेहरू को ब्लेम करना है। एक हकीकत ये हमारे देश। दूसरी जी, अब एएनआई को लगाया गया है, दूसरा एक वीडियो देखिएगा, एक यात्री जो खुद फंसा है 20-22 घंटे से, वो सरकार की फेस सेविंग कर रहा है, इंडिगो के पक्ष में बात कर रहा है, वो तर्क दे रहा है कुछ तो परेशानी होगी, हमको धैर्य रखना, हमको इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। यानी अब सरकार कवर अप के लिए आ गई। एनाटॉमी ऑफ कवर अप, वो जो किताब है गुजरात को लेकर, उसका शीर्षक है, आप जानते हैं जी, क्या है उस किताब में। तो अब ये कवर अप किया जा रहा है कि ऐसे यात्री ढूंढकर लाए जा रहे हैं जो रोमणी हो, जो सरकार की रक्षा करें, बताएं कि इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा झेल लीजिए, 5 दिन से तो पड़े। डॉक्टर साहब, मेरी व्यक्तिगत चीजों का उल्लेख आमतौर पर नहीं करते हम और आप सब लोग। हमारी बेटी को मुंबई जाना था, उसका एक शूट था, वो संयोग आई, उसका टिकट का कोई अता पता नहीं, 2 दिन से इंडिगो की साइट पर कोई जानकारी नहीं मिल रही। 50,000 का टिकट है भोपाल से, और उसमें भी नहीं मिल रहा, पता भी नहीं है कि टिकट बनेगा कि नहीं, फ्लाइट बनेगी कि नहीं। 40,000 से शुरू होकर 62,000 रुपए तक का टिकट। और सरकार की अंतिम बात कर अपनी बात को खत्म करूंगा। आप 4-5 इस पटल पर हैं, क्या आप में से किसी ने माननीय नागर विमानन मंत्री को कहीं देखा इन 5 दिनों में? इस देश के लोग जानते नहीं हैं कि कौन है एविएशन मिनिस्टर। दुर्भाग्य है कि हमारे महाराज को गाली खानी पड़ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लोग आज भी एविएशन मिनिस्टर समझते हैं। पिछले घटनाक्रम में ही प्रशांत जी आपको याद होगा, जब वो प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात में, तब लोग सिंधिया को गाली दे रहे थे, जबकि वो मंत्री नहीं है उस विभाग। ये हाल है इस देश की गवर्नेंस का। माफ कीजिए, अंतिम बात, क्या जीडीसीए के किसी अधिकारी को यात्रियों के पास जाकर उनका दुख दर्द सुनते देखा है? कोई जवाबदेही है सरकार की? इसका जवाब अब जनता को ढूंढना है। डॉक्टर साहब, सरकार की जवाबदेही इंडिगो है, सरकार की जवाबदेही जनता नहीं है। खैर, अंशु जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? अंशु जी प्लीज, फिर आता हूं प्रशांत जी आपके पास। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब से ये सरकार बनी है, ये केवल समस्याओं की सरकार है और आम नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। आप शुरू से देखिए, 2016 में जब नोटबंदी लाई गई तो क्या वादे किए थे, काला धन आ जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, और नोटबंदी से क्या हुआ सरकार आज तक ये किसी को नहीं बता पाई। पूरे देश को कतारों में खड़ा कर दिया नोट बदलवाने के लिए। कितने लोगों की मौतें हो गई, उन मौतों का जिम्मेदार कौन? जवाबदेही कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, केवल समस्या, समाधान कोई नहीं। फिर जीएसटी के ऐसे नियम लाए गए, अजीबोगरीब चीजें की गई। पूरे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा उद्योग है, एमएसएमई है, उनकी रीढ़ तोड़ दी गई, कमर तोड़ दी गई, उन्हें खत्म कर दिया गया। ये सरकार केवल कहा जाए ना 2 उद्योगपतियों को चलाने के लिए है, 2 ही लोगों की सरकार है।
जो सर अभी कह रहे थे कि जो विमानन मंत्री का भी नाम नहीं पता, तो केवल 2 ही लोगों का तो नाम अब पता है देश में कि वही चलाते हैं सरकार। तो बाकी के पास ना कोई काम है और ना उनका नाम किसी को पता है, ना जानने की आवश्यकता है। और समस्याओं की ये सरकार है, इनको केवल समस्याएं देना आता है। कोविड में थाली पिटवाई गई, घंटियां ये बजवाई गई, लेकिन जब लोग मौतों से दो चार हो रहे थे, जब सांसों के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तब ये सरकार कहीं पर नहीं खड़ी थी। समाधान का इसके पास कभी कुछ नहीं होता। और यही आज भी हो रहा है इंडिगो में, जब जहां तहां यात्री फंसे हुए हैं, मोनोपोली हो गई है एक ही कंपनी की, उसके लिए कुछ नहीं किया गया और सरकार हाथ खड़े कर रही है। सरकार को, अगर वो सरकार है वाकई, तो उसे एक कड़े कदम लेने चाहिए। बहुत कुछ है ऐसी परिस्थितियों में, अगर इमरजेंसी भी होती है तो सरकार, आपके पास एयरफोर्स है, बाकी ऐसे प्रशिक्षित पायलट है। अगर मैं प्रशांत जी गलत नहीं कह रही हूं तो एयरफोर्स और कई पायलट्स का सहारा लेकर एयरलाइंस को चलाया जा सकता है। अपने हाथ में भी सारा कामकाज सरकार ले सकती है, अगर वो वाकई यात्रियों के बारे में, देश की जनता के बारे में सोचे। लेकिन इन सरकारों ने देश की जनता को कागज में फंसाया हुआ है। कागज ठीक कराते रहो, यहां से वहां भटकते रहो, तुम्हारी समस्याओं से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कहीं SIR चल रहा है, BLO मर रहे हैं, मरते हैं तो मरते रहें, ऐसे तो मरते ही हैं। तो ये जो सरकार है, लोगों को समझना चाहिए, आम जनता की, आम नागरिकों की सरकार है ही नहीं। और जो अंधभक्त है, उसमें भी कोई, वो कहा जाए कि पॉजिटिव लाइट ढूंढ लेते हैं या कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं कि हमारे मोदी जी कहां कहां जाएंगे। सही बात है, मोदी जी को तो पुतिन जी का स्वागत करने से फुर्सत नहीं है। जो जनता है वो ऐसे पड़े रहे, जो है प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की तरह हवाई अड्डे पर। तो ये तो दुर्गति हो गई है। और आज आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया में, जब एक इतना बड़ा देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में है, तो ये हमारे देश का संदेश जा रहा है कि हमारी एक घरेलू एयरलाइंस किस तरह काम कर रही है और किस तरह से यात्री जो है वो परेशान है। ये केवल देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया भर में ये दृश्य जा रहे हैं। मैं तो आज एक वीडियो देखा कि फ्रांस की एक नागरिक किस तरह से वो खड़ी हो गई है इंडिगो की खिड़की पर और शोर मचा रही है कि मुझे अपने घर लौटना है, मैं कैसे लौटूं। जी। कोई बच्चा है, कोई एक लड़की है, उसे अपने पिता की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना था। सिर्फ ये चीज नहीं है, मतलब आप ये देखिए, आज की सरकार को आम नागरिकों से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो लाइनों में लग के मर जाए, चाहे वो अपने कागज बनाने के लिए जान दे दे, या फिर इस तरह से वो कुव्यवस्थाओं का शिकार होते रहे। लेकिन इस सरकार के पास ना कोई जवाबदेही है, ना कोई सरोकार है, क्योंकि इस लोटस लाज में ना कोई इस्तीफा देता है, ना कोई जवाबदेही लेता है। केवल 2 ही लोगों को सब जानते हैं, और उन अंध भक्तों के लिए ऐसा कहा जाए कि एक गढ़ा गया है चरित्र, कि सब उसे आप भगवान समझ रहे हैं। जब सही बात है, जब आपने नाम भी ऐसा कर दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय का, तीर्थ ही उसे बना दिया है, अब जब आप नॉन बायोलॉजिकल ही हैं, आपके भगवान रहने में अब क्या कमी रह गई है। अब बस देश में 2 ही लोग रहेंगे, भगवान और उनके भक्त। बाकी जो है वो सब आप जान ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जरा प्रशांत जी के पास चलें हम। हाँ, डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी जी डॉक्टर साहब, अंशु जी ने एक बहुत अच्छी बात याद दिला दी, उसको मैं आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थिति में सरकार अपने हाथ में ले सकती थी कोई भी चीज, किसी भी सेवा को। हमारे देश में कानून है अंशु, इसमें आप सब जानते हैं, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 भारत संसद से पारित कानून है, जो कि अपने अपने कानून इसके अंतर्गत ही हैं। किसी विभाग के कर्मचारी काल पर जाते तो कई बार सरकार, राज्य सरकार लगा देती कि आपको ड्यूटी पर लौटना ही पड़ेगा। तो इतने बड़े राष्ट्रीय संकट के समय, जबकि पूरे देश में लाखों यात्री फंसे हुए हवाई अड्डे पर, तो सरकार के अंतर्गत क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती थी? पूरी सेवाएं ले सकती थी, अपने हाथ में कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। अंतिम, राहुल गांधी को लेकर डॉक्टर साहब एक बड़ी शानदार बात चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आज के भारत के नोस्ट्राडामस राहुल गांधी। मैं अपने उस जुमले को दोहराना चाहता हूं जो मैं आपके चैनल पर, अपने चैनल पर 20 बार दोहरा चुका हूं, कि राहुल गांधी की भविष्यवाणियां अगर इसी तरह सच होती रही तो इस देश के ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की दुकानों के शटर गिर जाएंगे। एक बार फिर यह साबित हुआ है कि राहुल गांधी समय से पहले
आगत की आशंका को रेखांकित कर देते हैं। इस मामले में भी उनका आर्टिकल वायरल है, फिर से जो आलेख उन्होंने लिखा था शायद 11 महीने पहले का, ये हवाई सेवाओं को लेकर, इसकी मोनोपोली को लेकर वो लंबी बहस चल रही है। आप चेक कीजिएगा, भारत के नोस्ट्राडामस राहुल गांधी, आज तक पिछले 10 सालों में एक भी बड़ा घटनाक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर राहुल गांधी ने समय से पहले देश को और सरकार को न चेताया हो। 31 दिसंबर 2019 को कोविड नाम की आफत की सूचना राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर दे दी थी और सरकार खिल्ली उड़ा रही। डॉक्टर हर्षवर्धन राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे कि इस नाम की कोई महामारी नहीं, और आज भी लोगों की इस दुर्दशा में भी राहुल गांधी सही साबित हुए। बस इतने कहना चाहता था। जी जी, आना चाहता हूं प्रशांत जी। जी देखिए, अभी अंशु जी बात कर रही थी सीफों की। कुछ सीफें चर्चा में हैं। एक छोटी चर्चा हम लोगों ने की है, प्रसार भारती के सीईओ का इस्तीफा हो गया है, लॉ कमीशन के एक मेंबर का इस्तीफा हो गया है। बात तो एक और इस्तीफे की हुई थी, हिरेन जोशी के इस्तीफे की, जो गोदी मीडिया के सुपर एडिट संपादक हैं। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग कल। ये बड़ा रोचक इस्तीफों की झड़ी है। लेकिन पुतिन की बात करते हैं, पुतिन का जो प्रवास रहा, और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए, एक गोदी चैनल है टाइम्स नाउ, उनका काफी चर्चा में रहता है। उनका अखबार है, पुराना अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया। पुतिन के दिल्ली आने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के राजदूतों का साझा लेख छपता है और वो पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं यूक्रेन वॉर के लिए। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली आने से पहले पुतिन ने 22 हमले किए हैं यूक्रेन पे, और दबाव डालते हैं नरेंद्र मोदी सरकार पे कि आप यूक्रेन के लिए कुछ करिए। एजेंडा सेट हो गया। अब आप देखिए कि विश्व गुरु हैं, आप ही के देश के यहाँ पे राजदूत, और जेनेवा कन्वेंशन को किनारे करते हुए हमारे ही मीडिया में लेख लिख रहे हैं और हमारे ही मेहमान को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। ये है ताकत विश्व गुरु की। जिनको नहीं बुलाया गया वो तो अलग बात है, जिनको बुलाया गया वो नहीं गए। जिनके लिए सारा कुछ हुआ, मुकेश अंबानी, कोई जिक्र नहीं हुआ ऑयल का, कोई जिक्र नहीं हुआ S-400 का, कोई एक बड़ी गोलमोल सी बातें हुई हैं। और उसको JSXP से ज्ञान लेने वाले जो हमारे विश्लेषक हैं विदेश मामलों के, वो बड़ी कोई गोलमोल बात करके एक बड़ी सी बात कह देंगे। लेकिन कुल मिला के पुतिन की विजिट का कोई अगर मुझसे पूछे, कोई या किसी से पूछे कि जरा बताओ 2 लाइन में कि क्या रहा, हासिल क्या हुआ है। राजीव जी, आपको तो मालूम है कि वीजा जो है वो फ्री है रशिया का, और ये भी आपने कभी उनको रेसिप्रोकेट किया है। उसके लिए समिट की जरूरत नहीं है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का फैसला है। वीजा पर रिलैक्सेशन जो है उसके लिए 2 राष्ट्राध्यक्षों का हैदराबाद हाउस में समिट की आवश्यकता नहीं है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कल भी मैंने कहा था कि ट्रंप का खौफ जो है वो समिट पे छाया रहा, और वो बात अभी सामने आ गई कि कोई भी एक दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जी ये है फ्रेमवर्क की बात हो रही है। फ्रेमवर्क तो हमारी तो 6 दशकों की दोस्ती है यूएसएसआर से। रशा
से पहले की दोस्ती है, जब आप वहां रहा करते थे, यूएसएसआर था। क्रुश्चेव के जमाने से दोस्ती है, ब्रेजनेव के जमाने से दोस्ती है। वो फ्रेमवर्क तो बहुत सटल फ्रेमवर्क है भारत और रशिया का। वो यूएसएसआर की लेगेसी रशिया के पास गई और वो चल रहा है, वो कंटिन्यूएशन में है। हमारे सबसे मुश्किल दौर में रशिया खड़ा रहा है या यूएसएसआर खड़ा रहा पूर्व का। तो उस फ्रेमवर्क की बात नहीं है हमको। तो आप देश की जनता को ये बताएं कि आप विश्व गुरु हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट। आज देश सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जब 90 के पार डॉलर पहुंच जाता है, तो सबसे ज्यादा संकट तो हमारी विदेशी मुद्रा को बचाने का है। जो समस्या हल हो रही थी रूस से, सस्ते तेल की वजह से, और जिन्होंने रूस से सस्ता तेल लेकर 3 सालों में यूरोप से या दुनिया से एक्सपोर्ट करके 7.5 लाख करोड़ रुपए कमाया, भाई मुकेश अंबानी जी, वो इस डिनर में नहीं गए। वो तो इनवाइटेड थे। वो ना डिनर में गए, ना सीईओज की मीटिंग में गए, ना हैदराबाद हाउस गए, ना शाम के बैंक्वेट में गए। वो आए ही नहीं। इसका क्या संकेत है राजीव जी? इसका बड़ा संकेत पॉलिटिकल सर्किल में जाएगा कि जिस उद्योगपति ने आपको बनाया है, जिसने आपके लिए मीडिया लगाया, आपका वीडियो डाउन हो रहा है। आप क्या कर लेंगे? जी 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 प्रशांत जी, जी प्रशांत जी, ठीक है। शशि थरूर का, राजीव जी, शशि थरूर को बुला के आप क्या कर लेंगे? हमारे जैसे, हमारे आपके परिवारों में, तमाम लोगों के परिवारों में एक ना एक सदस्य ऐसा होता है जो बारातों के सालक के सीजन में सूटकेस का तैयार रहता है बारातों में जाने का। जी, हमारे एक मित्र हैं, रोज सुबह मिलते हैं, देखते भी हैं, देख रहे होंगे। तो वो लगातार बारातों में जाते हैं, अभी भी गए हुए हैं। तो शशि थरूर भी वैसे ही हैं। फूफा जी, मामा जी कांग्रेस पार्टी के पास भी है कि वैसे ही है। मतलब मैंने तो ये भी देखा है राजीव जी कि मेरे पड़ोस में बेटी की शादी है, दूसरे की बारात में चले गए बैठ के बस में। तो शशि थरूर जैसे लोग हमारे समाज में, हमारे आपके घरों में हैं। कांग्रेस पार्टी के पास भी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास भी है, तो कांग्रेस इस मायने में देखा जाए तो वो अच्छा है कि कोई ऐसा तो है। लेकिन पंकज जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को? आप बता तो रहे थे कि ठीक है, नेहरू जी की तरफ जाना चाहिए, नेहरू की तरफ कांग्रेस जा रही है, दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आए हम, उससे इतर नरेंद्र मोदी की सरकार, उसकी विदेश नीति में ही अभी अंबानी साहब का जिक्र आ रहा था। अंदर खाने चल क्या रहा है? बहुत कुछ हम लोगों ने चर्चा की थी उस दिन, इस्तीफों की झड़ी वाली बात भी की थी, आज भी थोड़ी चर्चा उस पर हुई। क्या कुछ है आपके पास पंकज जी? एक तो मैं राकेश भैया को एक चीज बताऊं कि शशि थरूर जो है कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष होने के नाते नहीं बुलाए गए थे। वो जो हमारी विदेश मामलों की संसदीय समिति है उसके चेयरमैन है। कभी संसदीय समिति का जो चेयरमैन होता है वो मंत्री के बराबर गिना जाता था, और उनका कार्यकाल अभी अक्टूबर 2025 में खत्म हुआ था, और कांग्रेस ने उनको सब कुछ इतने उनकी हरकतों के बावजूद उसको रिन्यूअल किया था। कांग्रेस चाहती है दूसरा बना सकती थी। देखिए, शशि थरूर के साथ प्रॉब्लम है कि वो इस देश को नहीं समझते हैं। उनके पैर जो हैं जमीन पे नहीं है। उनको इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है वो कैटल क्लास का दिखता है। और इस बार त्रिवेंद्रम में बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते और हारते हारते बचे। अब यदि उनको लगता है कि वो श्रीधरन की तरह केरला के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो वो उनकी मर्जी है। जहां तक
मैं आपको बताऊं कि पुतिन की भारत यात्रा के समय हुए समझौतों की बात है। प्रशांत जी शायद कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो समझौते हैं निहायत जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं, उसमें से कोई भी सेक्रेटरी लेवल का समझौता नहीं है। जहां तक यहाँ से मैन पावर भेजने की बात हुई है, हमने देखा कि हम लोगों ने इजराइल को भी मैन पावर भेजा, लगभग 50,000 लोग गए। और इस देश में बहुत गिने चुने लोग हैं जो हमारे राजीव भाई सरिका जानते हैं कि रशिया में इंडियन मैन पावर की क्या पोजीशन रहती है, वहां पर रूबल की कीमत क्या है, और वहां से जब हम पैसा इंडिया भेजेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। ये बहुत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे लगता है इस दौर में इतने यंग लोगों में कोई भी नहीं है जिसने रशिया को इतने करीब से समझा है। तो हम यहाँ से ऑलरेडी जो हमारा मैन पावर है, सवाल उठा पंजाब से अब उठाई, तो जिन 65 लोगों को हरियाणा पंजाब के लोगों ने आपने यूक्रेन के बॉर्डर भेज दिया, उनको वापस लेने की तो बात करें, उस पर हमने कोई बात नहीं की। सबसे बड़ी चीज देखिए कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती का दौर रहा था वो था अभी कश्मीर में हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर। रशिया ने यूएन से लेकर सभी जगह तटस्थ रवैया अपनाया। रशिया ने हमारे लिए कुछ भी नहीं बोला, ना यूएन में ना बाहर। आप मौन रहे। आपने इस बारे में क्यों नहीं बात की? आप हम एक बड़ा औपचारिक संदेश दे रहे हैं कि गांधी के तरीके से हम शांति की बात करेंगे। न तो शांति के रास्ते पे पुतिन है, न शांति के रास्ते पे मोदी है। आप खुद देखिए ना कि दोनों गांधी को कहां सर्वाइव कर रहे हैं, कौन गांधी को मान रहा है। और इस समय देखिए पुतिन की स्थिति है कि जैसा वो एक लेख की बात की है, किस तरीके से नाटो और यूरोपियन यूनियन के देश एक बार नए सिरे से पुतिन को घेर रहे हैं। यानी हमारी स्थिति हो गई कि जब हम कभी आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, हमारी एक पहले निर्णायक विदेश नीति हुआ करती थी, पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, इवन इंदर कुमार गुजराल तक। मुझे ध्यान है कि जब चंद्रशेखर छोटे से समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो खजुराहो आए थे। उस समय दैनिक जागरण का कॉरेस्पॉन्डेंट था। मैंने उनसे पूछा कि आप इराक के अमेरिका के हमले को किस नजरिए से देखते हैं। उन्होंने बोला था, मैं इस हमले की निंदा करता हूं, इस प्रकार किसी संप्रभु देश पर हमला नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर सही के व्यक्ति की भी एक साफ एक लाइन थी। हम किस लाइन पे खड़े? सवाल फिर आता है, जब हम पुराने आंकड़े गिनाएंगे कि 71 के वार में हमने लाहौर छोड़ दिया और उससे पहले हमने कश्मीर छोड़ दिया, तो अभी आपको डॉक्टर ने बोला था क्या ऑपरेशन सिंदूर में हम तो हमला कर चुके थे, उस कोने तक कर लिया था, तो कुछ नहीं होता तो हम कश्मीर को शामिल कर लेते, बलूचिस्तान बात की बात है। तो हमारी कोई विदेश नीति इस समय नहीं है। हमारी विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा नीति, सब कुछ केवल व्यापार नीति है। और व्यापार नीति भी किसके लिए है? ए एंड बी के लिए ही है। वो डबल ए से ज्यादा हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक जिसको मैं कह सकता हूं ये पॉलिसी पैरालाइसिस तरीका है। हो क्या रहा है कि अभी तक मोदी जी की सरकार में जिस तरीके की मोदी जी की पकड़ थी, वो अब पकड़ नहीं रही है। मोदी जी के किले से खबरें बाहर लीक हो रही हैं, और खबरें बाहर लीक होने का ही कारण है कि गोएबल्स हट गया, इसका बड़ा हल्ला हुआ। गोएबल्स हट भी गया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो 24 अक्टूबर से बंद थे, वो फिर से शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये बड़ा वो चूंकि उन्होंने भी महाभारत श्रीमद् भागवत गीता को भेंट किया है, जबकि उनको ये नहीं मालूम था कि श्रीमद् भागवत गीता हमारे यहाँ से रशियन में 19वीं सदी के पहले दौर में नवाकिन अनुवाद कर चुके थे, और रशिया में गली गली में उपलब्ध है। हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट पूरा वहां खड़ा हो गया उसको लेकर। लेकिन उनको एक चीज के लिए याद रहा, उसके अंदर अश्वत्थामा के वध पे था नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हत और नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, धीमे से बोल दिया गया, नर नहीं जो हाथी है। तो इसी तरीके से हिरेन जोशी वाले मसले में अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा करके उन्होंने बताया कि नहीं, टाइगर अभी गोएबल्स अभी जिंदा है। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी खबरें वहां से लीक हो रही हैं।
देखिए क्या होता है कि विदेश मंत्रालय एक लिस्ट तैयार करता है कि कौन से फॉरेन डिग्नेटरी आने पर किन किन लोगों को आप आमंत्रित करेंगे। वो लिस्ट पहले से लीक हो गई और एलओपी ने बोलना शुरू कर दिया उस पर। अकेले वो लिस्ट लीक नहीं हुई, 30 करोड़ वाली बात लीक हो गई, सतनाम सिंह वाली। इसके अलावा एक्चुअल क्या था, महादेव ऐप में पहले तो भूपेश बघेल को फंसा रहे थे, लेकिन बहुत सारे इन्हीं के लोग फंसने लगे, वो बात वहां से लीक हो गई। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज की बातें लीक हुई हैं जिसमें बड़े सेठों को नुकसान हुआ है। दिखाने के लिए अनिल अंबानी की कुछ प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, वो एक तमाशा और हुआ है। और इन्हीं सभी चक्करों में मुकेश अंबानी दिल्ली नहीं आए, क्योंकि तो बंबई में एक अलग तरीके का मारा पीटी चल रही है। जिस इंडस्ट्रीज से एकनाथ शिंदे के लोग वसूली करते थे, अब उससे अकेले फडणवीस के लोग कर रहे हैं। वहां पे इसको लेकर भी बहुत खचड़ मची हुई है। बंगलोर की खचड़ सब दिखाएंगे, सिद्धारमैया और शिव कुमार की, जबकि बहुत डिसिप्लिन बातचीत है। वहां तो ये स्थिति है कि शिंदे गुट के विधायक ने बीजेपी गुट के विधायक के घर में स्टिंग ऑपरेशन किया और छापा कर पड़वा के 50 लाख रुपए नकद जब्त करा दिए। वहां तो इस लेवल पे चल रहा है। ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूं। अभी तक चर्चा है कि कल एक इंडस्ट्रीज की शादी थी, किसी राज्यसभा सदस्य की मकान में हुई थी बंबई में। वहां पर एक मंत्री को, बीजेपी के मंत्री को, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज ने गरिया के भगा दिया। जब वो सफाई देने गए तो उसके सुरक्षा गार्डों ने उसको और धक्के देके भगाया। अब वो देखिएगा, बड़ा पावरफुल मंत्री है। तो ये जो लीकेज हो रहे हैं ना रिपोर्ट्स के, इसके कारण गोयबेल्स वाली हरकत हुई थी। ये अभी अनस्टेबल गवर्नमेंट है और इसी के लिए अलग अलग तरीके के तमाशे करते हैं। कभी धर्मजा होता है, कभी हुमायूं कबीर को खड़ा करते हैं, कभी नवनीत सहगल का इस्तीफे की चर्चा करा देते हैं। क्योंकि आप ये ना पूछोगे कुल जमा हासिल हमको क्या मिला रशिया की राष्ट्रपति की हमारी मीटिंग से। हमसे कोई ये ना पूछे कि हमारे बेरोजगारी वाले सवाल कहाँ गए, हमारे महंगाई वाले सवाल कहाँ गए। हम लोग कुत्तों में उलझा देंगे, प्रदूषण में उलझा देंगे। अब देखो इस साल पराली की कोई चर्चा नहीं कर रहा। बड़ा विचित्र दौर है भाई। यानी हमारे यहाँ जो गोयबल्स हैं वो बड़े से बड़े है ना, उन्होंने अपने रक्त बीज तैयार किए हुए हैं कि वो फिर से उग आता है। एक ही होता है तो वो फिर से जैसे उसका गिरता रक्त तो उससे एक और निकल आता है। जी राजीव जी। जी जी, बहुत सारी बातें, समय चूंकि खत्म हो गया है वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे थे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अंशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पंकज जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी और राकेश पाठक जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब बने रहे चर्चा में और शहीद जी हमारे साथ, सईद नईम साहब, उदय प्रसाद जी हमारे साथ और आयुष जी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम साथी। और बहुत गंभीर चर्चा, अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो कबीर हुमायूं की बात हो, चाहे यहाँ पुतिन के आने के बाद जो कुछ देश की सियासत में हम लोगों ने देखा। और ये चर्चा बाहर भी जाती है, ये बातें बाहर जाती हैं। अगर